हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है मनी एंड बैंकिंग या फिर मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 3 डेरिवेटिव्स के बारे में। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836333 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कंसेप्ट जहां पे हम बात कर रहे थे डेरिवेटिव्स के बारे में। आज हम ये समझेंगे कि चाहे वो हमारा प्राइमरी मार्केट हो चाहे वो हमारा सेकेंडरी मार्केट हो, दोनों के केसेस में प्राइसेस किस तरीके से डिटरमाइन किए जाते हैं। एक तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं, दूसरा हम अलग अलग रिस्क को भी समझने वाले हैं अलग अलग मार्केट्स के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और उम्मीद है आप लोग डेरिवेटिव्स के हर एक टॉपिक को और हर एक वीडियो को टॉपिक वाइज ही कवर करते आ रहे हो, क्योंकि पुराने टॉपिक्स का और खासकर इंट्रोडक्शनल वीडियो का यूज आने वाले टॉपिक्स में जरूर होता है। अब देखते हैं तो टॉपिक का नाम क्या है, प्राइसिंग एंड अदर एनालिटिकल इश्यूज। तो एक तो हमें यहाँ पे बात करनी है प्राइसिंग के बारे में, दूसरा बात करनी है दूसरे एनालिटिकल इश्यूज के बारे में इन द प्राइमरी एंड डेरिवेटिव मार्केट्स। एक तो प्राइमरी मार्केट के अंदर, दूसरा डेरिवेटिव्स मार्केट के अंदर। तो पहले समझते हैं प्राइसिंग मैकेनिज्म इन प्राइमरी मार्केट कि प्राइसिंग मैकेनिज्म क्या होता है प्राइमरी मार्केट के अंदर। तो चलो देखते हैं। Pricing issues in primary market are fundamental to the process of bringing new securities। देखो हम सब जानते हैं जब हमने डिस्कस किया था प्राइमरी मार्केट में और सेकेंडरी कैपिटल मार्केट में डिफरेंस, तो हमने समझा था कि प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है, वो जगह होती है जहां पे पहली बार कोई इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है, जहां पे पहली बार कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब कोई भी कंपनी नई मार्केट में लिस्ट की जाती है तो उसका आईपीओ लॉन्च किया जाता है, तो वो किसका टाइप बना, प्राइमरी मार्केट का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इनिशियल आईपीओस की बात करते हैं स्टार्टिंग में, तो हम रिलायंस इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं, कोल इंडिया की बात कर सकते हैं, भारतीय एयरटेल की बात कर सकते हैं, जिन्होंने इनिशियल हमारे देश में एक अच्छे आईपीओ लॉन्च किए थे और आज अच्छी ग्रोथ भी कर रहे हैं। तो वही चीज हमारे पास यहाँ पे एक टॉपिक आता है कि जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है वो कैसे प्राइमरी मार्केट में डिटरमाइन होता है। तो हम सब जानते हैं जो प्राइमरी प्राइसिंग इश्यूज हैं इन प्राइमरी मार्केट्स आर फंडामेंटल। ये सब फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग न्यू सिक्योरिटीज होते हैं टू द मार्केट सच एज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। जैसे फॉर एग्जांपल आईपीओ लॉन्च होते हैं और आईपीओ में ये दिखाया जाता है कि एक कंपनी को कितने पैसे की जरूरत है और उसी के हिसाब से वहां पे प्राइसिंग का जो है ना कंसेप्ट आता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एंड अदर फॉर्म्स ऑफ प्राइमरी ऑफरिंग्स। और यहाँ पे दूसरे फॉर्म्स भी होते हैं प्राइमरी ऑफरिंग्स के। इन द प्राइमरी मार्केट, जब हम प्राइमरी मार्केट की बात कर रहे हैं, कंपनीज रेज कैपिटल बाय इशूइंग न्यू शेयर्स। यानी कंपनी जो है ना एक तरह से नए कैपिटल को मंगवाने की कोशिश करती है नए शेयर्स को इशू करके। यानी कि जो कंपनीज हैं वो कैपिटल रेज तो करती है लेकिन नए शेयर्स को इशू करके और डेट सिक्योरिटीज को इशू करके टू इन्वेस्टर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। अब एक चीज समझते हैं यहाँ पे, तो बात आती है भैया इस आईपीओ में और डेट सिक्योरिटी में डिफरेंस क्या होता है। देखो जब हम बात करते हैं ना आईपीओ की, तो आईपीओ में कहीं ना कहीं कंपनीज जो है ना वो इक्विटी देती है अपने कंपनी की, यानी कि इक्विटी शेयर करते हैं नॉर्मल लोगों से। और एक सिंपल सी बात है, जब हम इक्विटीज खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम कहीं ना कहीं रिलायंस की इक्विटीज खरीद रहे हैं या फिर भारतीय एयरटेल की शेयर्स खरीद रहे हैं, तो उनकी इक्विटीज खरीदते हैं, इनकी कहीं ना कहीं हिस्सेदारी हमारी बनती है उस कंपनी के अंदर। लेकिन जब हम डेट इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं या फिर डेट सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो एक तरह से हम सिर्फ उधार देते हैं और बदले में उनसे क्या ले सकते हैं, इंटरेस्ट ले सकते हैं। लेकिन जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है तो जो भी हमने शेयर ले रखा है उसके प्राइस भी ग्रो करते हैं, हमें डिविडेंड भी मिलते हैं, तो एक तरह से प्रॉफिट का हिस्सा भी मिलता है। तो हम जो है ना वो कहीं ना कहीं एक तरह से उस कंपनी की हर एक चीज के लिए क्या निभाते हैं, हिस्सेदारी निभाते हैं। तो वो चीज होती है। तो प्राइस मैकेनिज्म्स इन प्राइमरी मार्केट्स वेरी डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स। तो कुछ फैक्टर्स पे जो है ना प्राइस मैकेनिज्म डिपेंड करता है, जैसे कि मार्केट कंडीशंस कैसी हैं उसके हिसाब से प्राइस सेट हो जाएगा, या फिर इन्वेस्टर का सेंटिमेंट कैसा है, और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स और जो रेगुलेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल भाई जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है, इसका मतलब क्या है कि वो स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्ट करवा रही है, तो उसे परमिशन लेनी पड़ती है सेबी से। सेबी कौन
होती है? रेगुलेटरी बॉडी। तो भाई जब तक वो इसकी रिक्वायरमेंट को नहीं मानेंगे, जब तक सेबी को नहीं लगता कि वो कंपनी सही में इस लायक है कि उसे स्टॉक मार्केट में लेके आया जा सकता है, तब तक वो कंपनी अपना आईपीओ स्टॉक मार्केट में अंदर नहीं लेके आ सकती। आपने पास्ट में से बहुत से डाटा देखे होंगे जहां पे ऐसी कंपनीज भी थी जिनको सेबी ने मार्केट में एंटर ही नहीं करने दिया, मतलब उनका आईपीओ रिजेक्ट कर दिया गया। तो वो पॉइंट आता है। तो ये तो क्या हमारा पहला पॉइंट कि प्राइमरी मार्केट में प्राइसिंग किस तरीके से की जाती है। अब समझते हैं अगले पॉइंट को, फ्री प्राइसिंग रिजीम। अब इस फ्री प्राइसिंग रिजीम में क्या है, मतलब आप प्राइस को फ्री छोड़ दो। देखो जब भी हम प्राइस को फ्री छोड़ते हैं ना, इस बात का मतलब ये है कि जो मार्केट है उसमें डिमांड और सप्लाई दोनों मिलके प्राइस को डिटरमाइन करेंगे। यानी कि डिमांड और सप्लाई का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल सामने आता है फ्री प्राइसिंग रिजीम के अंदर। तो इन अ फ्री प्राइसिंग रिजीम द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज, जो सिक्योरिटीज के प्राइस होते हैं इन प्राइमरी मार्केट के अंदर इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। और हम सब जानते हैं जब डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है तो प्राइस ऊपर चले जाते हैं, और जब सप्लाई ज्यादा होती है, डिमांड कम होती है तो प्राइस नीचे आ जाते हैं। तो यानी कि प्राइस जो है ना वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्राइस को डिटरमाइन करने में। और ये सिर्फ स्टॉक मार्केट का खेल नहीं है, ये सिर्फ स्टॉक मार्केट एसेट्स के बारे में नहीं है। हम जनरल लेवल पे ये चीज देखते हैं कि डिमांड और सप्लाई जो है ना मार्केट फोर्सेस के अंदर क्या करते हैं, प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। और मार्केट फोर्सेस यानी कि डिमांड और सप्लाई जहां पे इक्वल होते हैं वही होता है हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस। इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, दूसरा पॉइंट बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अब बात है बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या है वो समझते हैं। तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस इज अ मैकेनिज्म, ये भी एक मैकेनिज्म है यूज टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ एन आईपीओ, जिसके जरिए हम एक आईपीओ का प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं। अंडर दिस प्रोसेस द इशूअर एंड अंडरराइटर्स इनवाइट बिड्स, जहां पे वो बिड्स लगाते हैं फ्रॉम इन्वेस्टर्स एट वेरियस प्राइसेस लेवल, यानी कि जहां पे एक बोली लगाई जाती है कि भाई कौन उसे कितने लेवल पे, किस प्राइस लेवल पे खरीदना पसंद करता है। और हम सब जानते हैं कि जितनी भी लग्जरी चीजें होती हैं, फिर कुछ चीजें होती हैं उनको ऑक्शन में निकाला जाता है, उनके ऊपर बिड लगाई जाती है और बिड के हिसाब से ही लोग उसे बाय करते हैं। और बिड के हिसाब से पता लगता है कि वो जो प्रॉपर्टी है या फिर वो जो भी चीज है, वो एसेट है, वो कितने प्राइस तक जा सकती थी, है ना। क्योंकि कोई भी पर्सन जो है ना वो नुकसान में खरीदना उस चीज को पसंद नहीं करता, इसलिए जो है ना बिड उस चीज की एक्चुअल वर्थ को बताते हैं। तो उस चीज का हम यूज करते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट, आईपीओ विद ग्रीन शू ऑप्शन ओवर अलॉटमेंट। अब ये समझते हैं आईपीओ विद ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है। तो अ ग्रीन शू ऑप्शन अलाउज अंडरराइटर्स, तो ये कहीं ना कहीं अंडरराइटर्स को अलाउ करते हैं टू सेल एडिशनल शेयर्स ऑफ इन्वेस्टर, कि जो भी एडिशनल शेयर्स हैं इन्वेस्टर के पास उसको सेल कर दिया जाए इफ डिमांड एक्सीड्स द इनिशियल ऑफरिंग, अगर डिमांड ज्यादा आ रही है तो। मतलब सपोज करो आईपीओ जो है वो कम शेयर्स इशू करना चाह रहा था लेकिन एक्चुअल में डिमांड बहुत ज्यादा है, तो अंडरराइटर जो है ना वो क्या करते हैं, बाकी एडिशनल शेयर को भी सेल करने की कोशिश करते हैं डिमांड के ज्यादा होने की वजह से। दिस ऑप्शन प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, जिसकी वजह से क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड होती है टू स्टेबलाइज द स्टॉक प्राइस, ताकि स्टॉक प्राइस को स्टेबलाइज किया जा सके पोस्ट आईपीओ एंड मीट एक्सेस डिमांड, और एक्सेस डिमांड को जो है ना फुलफिल भी किया जा सके सप्लाई को इंक्रीज करके। अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, ऑनलाइन आईपीओ प्राइमरी इश्यूज। अब देखो ऑनलाइन आईपीओ प्राइमरी इश्यूज मतलब क्या है कि आजकल आपने देखा होगा आजकल आईपीओ जो है ना वो ऑनलाइन इश्यूज जो है हो जाते हैं, और हम सब जो है ना अपने डीमैट अकाउंट को यूज करके आईपीओज में इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं, और हम लोग करते भी हैं बहुत बार आईपीओ में इन्वेस्टमेंट, अगर हमें लगता है कि ये वो आईपीओ जो है वो लॉन्च होते ही बिल्कुल धमाल मचाने वाला है ना। लेकिन कई बार जो लोगों को है ना बहुत भारी झटका भी लगता है जब आईपीओज फेल हो जाते हैं। ऐसे हमने बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज देखी हैं जिनके आईपीओ फेल हुए हैं। तो वही चीज यहां पे है, मतलब पहला दिन ही होता है लिस्टिंग का और उसके स्टॉक प्राइस फटाफट क्रैश करना शुरू कर देते हैं। इट रेफर्स टू इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। हम सब जानते हैं आईपीओ का मतलब क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि वो तरीका जिसके जरिए पहली बार लोगों से पैसा मंगाया जा रहा है। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स वेयर सब्सक्रिप्शन प्रोसेस, जहाँ पे क्या होता है, सब्सक्रिप्शन प्रोसेस फॉलो होता है एंड बिडिंग आर कंडक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली, और जो बिडिंग है वो इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। किसके जरिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए,
ठीक है। तो एनालाइजिंग ऑनलाइन आईपीओ, अगर हम ऑनलाइन आईपीओ की बात करते हैं, अगर हमें ऑनलाइन आईपीओ को एनालाइज करना है, प्राइमरी इश्यूज इन्वॉल्व एक्सेसिंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो पहले हमें एफिशिएंसी चेक करनी होगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, जिस प्लेटफॉर्म को हम यूज करके उस आईपीओ को लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो सही में एफिशिएंट है भी या नहीं है। इसके बाद इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन कैसा है उस आईपीओ के अंदर, अगर उसकी डिमांड बहुत ज्यादा, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो लिस्ट होने के बाद भी एक अच्छी परफॉर्मेंस करने वाला है। तो इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन कैसा है, सब्सक्रिप्शन लेवल क्या है उसका, मतलब भाई कितना पैसा देना पड़ेगा उस आईपीओ का पार्टनर बनने के लिए, उस आईपीओ खरीदने के लिए, वो इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। एंड पोस्ट लिस्टिंग ट्रेडिंग एक्टिविटी, और जैसे ही लिस्टिंग हुई उसकी ट्रेडिंग एक्टिविटी किस प्रकार से रहने वाली है। तो ये सब चीज़ें जो है ना कहीं आईपीओ के लिए समझना बहुत जरूरी होता है। और जब भी हम किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक रिस्की इन्वेस्टमेंट भी होता है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी होती है कंपनी के अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने की। लेकिन डिपेंड ये करता है कि वो आईपीओ कौन सी कंपनी लॉन्च कर रही है, उस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, वो कंपनी क्या एक्चुअल में प्रॉफिट कमा भी रही है नहीं कमा रही, क्या ग्रोथ कर सकती है नहीं कर सकती, बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं एक आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले। तो ये हमारे पास मेन कुछ फैक्टर सामने आए अब तक प्राइस मैकेनिज्म के बारे में। अब थोड़ा सा आगे समझते हैं प्राइस मैकेनिज्म इन डेरिवेटिव्स मार्केट। अब बात करते हैं डेरिवेटिव मार्केट में अंदर की प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है। अब तक तो हमने सिर्फ प्राइमरी मार्केट की बात करी और खासकर प्राइमरी मार्केट में बात की आईपीओ की, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में हम पहली बार पैसा इन्वॉल्व करते हैं, यानी कि प्राइमरी मार्केट वो जगह है जहाँ पे कोई कंपनी पहली बार अपना फंड रेज करती है और उसका जनरली एक ही तरीका होता है, वो होता है आईपीओ। ठीक है, चलिए हमने उसकी बात कर ली। अब समझते हैं कि डेरिवेटिव मार्केट्स वो कैसे प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, वहाँ पे कैसे प्राइस डिटरमाइन किया जाता है, जिसमें से पहला पार्ट क्या आता है, मॉडल बेस्ड प्राइसिंग। मॉडल बेस्ड प्राइसिंग का मतलब क्या है, हम सब जानते हैं भाई बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल्स बनाए जाते हैं प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए, चाहे वो मुझे फ्यूचर के प्राइस डिटरमाइन करने हैं, ऑप्शंस के प्राइस डिटरमाइन करने हैं, तो वो सब हम जो है ना उन मॉडल्स को यूज करके कर सकते हैं। तो मॉडल भी एक काफ़ी सुटेबल मेथड होता है, काफ़ी अच्छा मेथड होता है प्राइस को अगर हमें डिटरमाइन करना हो डेरिवेटिव मार्केट के अंदर। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, मार्केट ड्रिवन प्राइसिंग। कई बार मार्केट भी प्राइस को ड्रिवन करती है, कैसे, अपने डिमांड और सप्लाई को यूज करके, क्योंकि मार्केट के पास दो ही फोर्सेस हैं, डिमांड और सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग भी प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट ड्रिवन प्राइसिंग, जिसको मैंने आपको समझाया भी था कि अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ते चले जाएंगे उस पर्टिकुलर एसेट के, और डिमांड कम है तो प्राइस गिरते चले जाएंगे। आज आपने देखा होगा कि जो जानी मानी कंपनीज हैं, इतनी टॉपी कंपनीज हैं, उनमें कभी भी लिक्विडिटी की दिक्कत क्यों नहीं आती, उनमें हमेशा डिमांड ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से उसका प्राइस ऊपर जाता रहता है। उन कंपनीज के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे होते हैं, मार्केट जो कैपिटल होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। उन चीज़ों की वजह से वो कंपनीज हमेशा ग्रो करती रहती हैं और साथ साथ उनके शेयर प्राइस भी ग्रो करते रहते हैं, जिसकी वजह से लगातार इन्वेस्टर्स उसमें अपना जो इंटरेस्ट है वो बनाए रखते हैं और इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। तो ये हो गए दो पॉइंट प्राइस मैकेनिज्म के बारे में, जिसमें हमारा मॉडल बेस्ड प्राइसिंग भी था और मार्केट ड्रिवन प्राइसिंग भी था। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट हमारे पास पे क्या आता है, एनालिटिकल इश्यूज इन प्राइमरी मार्केट्स, कि प्राइमरी मार्केट के केस में एनालिटिकल इश्यूज किस प्रकार के आते हैं, क्या होते हैं एनालिटिकल इश्यूज। उसमें क्या है कि भाई क्या हमें मार्केट एफिशिएंसी चेक करनी पड़ेगी, क्या मार्केट एफिशिएंट है या नहीं है। मार्केट एफिशिएंट यानी कि प्राइस प्रॉपर तरीके से दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, ठीक है, डिमांड सप्लाई प्रॉपर तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही, ट्रांसपेरेंसी कैसी है, फेयरनेस कैसी है, स्टेबिलिटी प्रॉपर तरीके से मेंटेन है या नहीं है, ये सब मार्केट एफिशिएंसी का पार्ट बनते हैं। क्योंकि अगर लोगों का भरोसा मार्केट से उठ गया तो लोग जो है एसेट्स में या फिर इन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है, रिस्क मैनेजमेंट, जिसकी बात मैंने प्रीवियस भी काफ़ी वीडियोज़ में की है डेरिवेटिव्स के अंदर, कि लोग जो हैं वो अपने रिस्क को मैनेज करना चाहते हैं ताकि रिस्क कम से कम रहे और रिवॉर्ड ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाए, जिसके लिए जो लोग हैं ना वो हमेशा अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलते हैं। कुछ पैसा कोमोडिटी में लगा दिया, कुछ स्टॉक्स में लगा दिया, कुछ इंडेक्स में लगा दिया, ठीक है। इसके अलावा कुछ हम कहाँ लगा सकते हैं, डेट फंड्स में लगा दिया, कुछ बॉन्ड्स में लगा दिया। ऐसे करके लोग जो है ना वो डिफरेंट एसेट्स को लेके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हुए अपने रिस्क को मैनेज करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। इसके बाद तीसरा रेगुलेटरी कंप्लायंस। अब बात ये है इस रेगुलेटरी कंप्लायंस का मतलब क्या है भाई, रेगुलेटरी कंप्लायंस का मतलब ये है कि रेगुलेशन होना चाहिए ना उस पूरी मार्केट पे।
है ना, कि भाई कंट्रोल में रहे मार्केट, मार्केट मिसबिहेव ना करे, ठीक है, फेयरनेस रहे मार्केट के अंदर, स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जिसके लिए मार्केट के अंदर एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में हम सेबी की बात करते हैं, क्योंकि सेबी का काम क्या होता है, स्टॉक मार्केट को देखना कि कोई भी इंडिविजुअल ट्रेडर या फिर रिटेल ट्रेडर को लॉस ना हो, और मार्केट में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से फॉलो हो, और हर एक काम प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। वो सब देखना किसका काम है, सेबी का काम है। इसके बाद चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, एनालिटिकल इश्यूज इन डेरिवेटिव मार्केट। ये तो हो गई प्राइमरी मार्केट के बारे में बात, कि प्राइमरी मार्केट में काम किस तरीके से होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एनालिटिकल इश्यूज डेरिवेटिव मार्केट में किस तरीके। एक तो पहली बात वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी जो है ना एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, क्योंकि इतने सारे एसेट्स हैं जहां पे लगातार डिमांड और सप्लाई फ्लक्चुएट होती रहती है, जिसकी वजह से प्राइसेस भी लगातार फ्लक्चुएट होते रहते हैं, और उसी प्राइसेस के फ्लक्चुएशन को हम क्या बोलते हैं, वोलेटिलिटी बोलते हैं। और जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो जो ट्रेडर्स हैं या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें लॉस देखने को मिलता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि मार्केट क्या डायरेक्शन लेने वाली है, क्या मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे आएगी, है ना। तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे केसेस में मार्केट को समझना, जिसकी वजह से लोग जो है जनरली केसेस में क्या करते हैं, लॉस करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट हमारे से क्या आता है, रिस्क मेजरमेंट। भाई रिस्क को मेजर नहीं कर पा रहे बहुत सारे लोग, तो रिस्क मेजरमेंट करना बहुत जरूरी है, कि जो हमारा रिस्क है वो कितना रहने वाला है, और अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ही रिस्क लेना चाहिए। जैसे कुछ लोग रिस्क अवर्स लोग होते हैं, रिस्क अवर्जन बोलते हैं उसे, कि जिनको रिस्क लेना बिल्कुल पसंद नहीं होता, ठीक है। कुछ लोग मॉडरेट रिस्क लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं रिस्क लविंग पर्सन, जिन्हें रिस्क पसंद होता है क्योंकि वो हायर रिवॉर्ड जनरेट करना चाहते हैं। क्योंकि डायलॉग होता है ना, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, तो उसके हिसाब से जो है ना अपना अपना रिस्क मेजरमेंट करना आना बहुत जरूरी है। और ये भी एक एनालिटिकल इशू बनता है, क्योंकि रिस्क अब हर एसेट में अलग अलग एसेट में अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है, वो समझना काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एसेट कोरिलेशन। भाई जब हम इतने सारे एसेट की बात कर रहे हैं एक साथ डेरिवेटिव मार्केट के अंदर, जैसे करेंसी की बात कर ली, कमोडिटी की बात कर ली, बॉन्ड की बात कर ली, स्टॉक इंडेक्स की बात कर ली, मार्केट इंडेक्स की बात कर ली, जब हम इतने सारे एसेट में ट्रेड करने वाले हैं, तो हमें इनके बीच में कोरिलेशन भी समझना पड़ेगा कि ये आपस में कैसे कोरिलेट करते हैं, ताकि हम जो है वो अपने रिस्क को कम से कम रख के अपने रिवॉर्ड को मैक्सिमम कर पाए। इसके बाद और ध्यान रखना, आपको ये सारे पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो आपको डीप में एक्सप्लेन करने हैं, और नोट्स में मैंने इन सारे पॉइंट को डीप में एक्सप्लेन कर रखा है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ नाम लिखने से काम नहीं चलेगा, एग्जाम में एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ेगी आपको, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट क्या आता है, रेगुलेटरी कंप्लायंस। रेगुलेटरी मैंने आपको समझाया ही कि जब तक रेगुलेटरी बॉडी नहीं होगी तब तक स्टॉक मार्केट में काम प्रॉपर तरीके से चले जरूरी नहीं है। जैसे प्राइमरी मार्केट में मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दे दिए थे, पर जब हम प्राइमरी मार्केट की बात करते हैं ना इशूज की, तो वहाँ पे सेबी का मेन काम क्या आता है कि भाई हम आईपीओ लॉन्च तो कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आईपीओ वही लॉन्च होंगे तो सेबी के अकॉर्डिंग परफेक्ट है स्टॉक मार्केट के लिए, जिनमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, कोई धांधली वगैरह ना हो, ट्रांसपेरेंट प्रॉपर होना चाहिए, वो कंपनी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। पता लगे फॉल्स प्रॉफिट दिखा रखे हैं तो दिक्कत होगी इन्वेस्टर्स को, तो ऐसे केसेस में सेबी जो है ना आईपीओ को रिजेक्ट कर देती है। यानी कि प्राइमरी मार्केट में सेबी का मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है कि वही कंपनी स्टॉक मार्केट में आएंगी जो सही में अच्छे तरीके से अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है, जिनके अकाउंट्स की जो बुक्स हैं वो प्रॉपर मेंटेन्ड है, जो अपना प्रॉफिट सही दिखाती हैं, कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करती लोगों के साथ। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है हमारे पास, फिफ्थ पॉइंट, लिक्विडिटी एक्सेसमेंट। इस बात का मतलब ये है कि ऐसे एसेट्स में ही इन्वेस्ट किया जाए जिसकी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी ट्रेडिंग हमेशा होती रहती है, जिसका ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि मान लो अगर हमने कभी भी ऐसे एसेट्स को ले लिया जिसका ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम है, जो जल्दी ट्रेड नहीं होते, या फिर जहाँ पे लिक्विडिटी कम होती है, तो ऐसे केसेस में हम उस ट्रेड में फंस सकते हैं, और जिसमें हमें एक अच्छा खासा लॉस देखने को मिल सकता है। तो लिक्विडिटी समझना उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के अंदर वही बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा स्ट्रेस टेस्टिंग। भाई जब ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे एज अ इन्वेस्टर हम, तो हमें थोड़ा सा स्ट्रेस भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें इतनी सारी चीज़ें समझनी है एज ए इन्वेस्टर। लोग बोलते हैं ना कि ट्रेडिंग करना बहुत ईजी नहीं, भाई ट्रेडिंग के लिए जो ट्रेडर्स हैं वो पूरे टाइम एक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक। यानी कि ट्रेड लेना तो चलो कुछ टाइम का काम है, लेकिन उसके पीछे जो स्टडी की है उन्होंने, उसके पीछे जो उन्होंने डाटा तैयार किया है, उसके पीछे जो उन्होंने कहीं ना कहीं मेहनत की है, वो काफ़ी बड़ी होती है, जो लोगों को नज़र नहीं आती। वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ट्रेडिंग भले 10 मिनट का खेल हो कि 10 मिनट में, पर उसका एक्सपीरियंस भी काम करता है, ट्रेडर की अपनी साइकोलॉजी भी होती है, बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती है ट्रेडर को, तब जाके वो प्लान करके एक एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो उम्मीद है आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे।
अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में इसे नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, डेरिवेटिव्स के। तो उम्मीद है आपको सारे टॉपिक समझ में आ रहे हैं। फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी सजेशन हो ना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से नोट्स के लिए आप इस समय व्हाट्सएप के नोट्स भी ले सकते हैं, जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।